Bismillahirrahmanirrahim. So, here we're going to talk about acute inflammation in detail. So, acute inflammation, a rapid bodily reaction to injury, जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं विच इन्वॉल्व्स स्मॉल ब्लड वेसल्स का वाइडन होना. दैट मीन्स कि हमारे पास डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर्स. तो हमारे पास परमिएबिलिटी भी हमारी जो वेसल्स की वो बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे पास लीकेज होने लगती है प्लाज्मा प्रोटीन ल्यूकोसाइट्स वगैरह की. एंड इन द लास्ट इमिग्रेशन टू द इंजरी साइट, लाइक इमिग्रेशन ऑफ WBCs टू द इंजरी साइट टू रिमूव हार्मफुल एजेंट्स, ताकि जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है उसको हम एलिमिनेट कर सकें. तो ये तीन चीज़ों का मेन हमारा जो है फोकस होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, कि ये चीज़ों पे हमने देखना होता है. इसके साथ साथ हम इसके कुछ चेंजेस पे बात करेंगे कि हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वास्कुलर चेंजेस आ रहे होते हैं और कुछ हमारे सेलुलर चेंजेस आ रहे होते हैं. बट उससे पहले हम एक मीडिएटर्स का ओवरव्यू ले लेते हैं कि मीडिएटर्स क्या कैसे काम करते हैं, उनका एक्शन कैसे परफॉर्म होता है. सो हियर इज़ अ ब्लड वेसल में मैंने नॉर्मली बताया, अगर मैं ऊपर तीन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बात करूं कि ब्लड वेसल है वो डायलेट हुई, डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स हुई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ी और वो लीक आउट होने लग गए. क्या लीक आउट होने लग गए, हमारे डिफेंडिंग एजेंट्स जो होते हैं, हमारे जो लिम्फोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस होते हैं. अच्छा, ये सारे काम करवा कौन रहा होता है, उसके बाद ये जाके ऑफेंडिंग एजेंट को एलिमिनेट कर दें, ये काम ही मीडिएटर्स करा रहे होते हैं. तो अब मीडिएटर्स का रोल समझ में आया होगा कि ये मीडिएटर्स का ही एक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन का ही सारा प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर आगे के जो वैस्कुलर और फिर सेलुलर चेंजेस होते हैं वो फिर आगे परफॉर्म हो रहे होते हैं. तो हमारे पास इसके आगे फर्दर हम क्या देखते हैं, मीडिएटर्स के रिलीज़ होने के बाद कि हमारे पास कुछ वैस्कुलर चेंजेस आ रहे होते हैं, मतलब हमारे वेसल्स में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, एंड देन सेलुलर चेंजेस आ रहे होते हैं. तो इन पर्टिकुलर दोनों चीज़ों को भी हमने पर्टिकुलरली अलग अलग तरह से देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे होते हैं. तो अगर इसके आगे से हम कंटिन्यू करें कि हमारे पास मीडिएटर्स का एक्शन हो गया, फोर्थ हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, हमारे वैस्कुलर चेंजेस. तो वैस्कुलर चेंजेस को भी हमें अंडरस्टैंड करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है उनमें होता क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, मतलब क्या किस चीज़ की लीकेज हो रही होती है. हमारे पास जो हमारे फ्लूइड और ब्लड सेल्स हैं वो किस तरह से वैस्कुलर सिस्टम से स्केप आउट हो रहे होते हैं और इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में जा रहे होते हैं. तो दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, एक होता है हमारे पास ट्रांसोडेट और दूसरा होता है हमारे पास एक्सोडेट. जो हमारे पास ट्रांसोडेट होता है ना, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है ना वो कम होता है, बट जो एक्सोडेट होता है उसमें हमारे पास प्रोटीन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसोडेट. इसी तरह से हमारे पास सेलुलर डेब्रिस जो होता है वो ट्रांसोडेट में नहीं होता, वो एब्सेंट होता है टोटली. लेकिन जो हमारे पास एक्सोडेट होता है वो टोटली कंसिस्ट करता है सेलुलर डेब्रिस में. तो हेयर इज़ बेसिकली डिफ्रेंसिएशन. अगर हमारे पास कभी कोई केस में अगर ट्रांसोडेट प्रेजेंट हो तो दैट मीन्स वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, बट इफ़ इट्स एक्सोडेट देन इट मीन्स के यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है. तो ट्रांसोडेट जो है वो हमारे पास किस वजह से हो सकता है, कोई भी स्टार्लिंग फोर्सेस, कोई भी एडिमा में डिस्टर्बेंस हो गई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. जबकि एक्सोडेट इज़ टोटली लाइक बिलोंग्स टू इन्फ्लेमेशन, जिसमें पस या फिर प्रेवलेंट एक्सोडेट भी हम कहते हैं कि बन जाता है इन्फ्लेमेशन में. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन में हम क्या देखेंगे, एक्सोडेट, और ट्रांसोडेट इन्फ्लेमेशन में नहीं होता. तो ये इज़ बेसिकली डिफ्रेंसिएशन के हमारे पास वैस्कुलर चेंजेस में हमें एक्सोडेट्स मिलते हैं BCQ और वैसे केसेस के आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इम्पॉर्टेंट. ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास वैस्कुलर चेंजेस जो हैं वो किस तरह से हो रहे हैं. अभी हमने ये देख लिया कि हमारे पास जैसे वेसल्स वेजो कॉन्स्ट्रक्शन में होती है ना, बट जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है तो वो वेसल्स डायलेट कर जाती हैं. तो यहाँ पर हमारे पास वैस्कुलर चेंजेस में दो चीज़ें हमने पहले ही बात कर ली थी कि चेंज इन वैस्कुलर फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, पीछे ही हम बात करके आ गए. तो अब इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में, हर चीज़ हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि पेपर में भी अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया जाए तो वो ज़्यादा कैचिंग होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ब्लड फ्लो कैसे बढ़ा, हमारे अभी हमने बात की थी कि मीडिएटर्स आते हैं, मीडिएटर्स के एक्शन की वजह से, जैसे हिस्टामीन आ गया, वो वेसल पे उसने एक्ट किया,
क्या हो गई, वेज़ोडाइलेशन हो गई। वेज़ोडाइलेशन मतलब वेजल्स, जो हमारी वेसल्स हैं वो वाइडन हुई और उसमें से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, पहले वेज़ो कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन इन्फ्लेमेशन के बाद वेज़ोडाइलेशन और ब्लड फ्लो बढ़ा। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग ऑफ न्यू कैपिलरी बेड इन द एरिया, मतलब एंजियोजेनेसिस हो गया, न्यू ब्लड वेसल्स बनने लग गई। इन्हीं न्यू ब्लड वेसल्स की बनने की वजह से हमारे पास क्या होता है, ब्लड फ्लो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दैट मीन्स कि अब ब्लड का जो रश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जब ब्लड फ्लो उस एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास हीट डेवलप होने लगेगी। मतलब क्या हो जाएगा, वार्मनेस आने लगेगी। तो क्या होगा, हीट भी डेवलप होगी। इसके साथ साथ हमारे पास रेडनेस, रेडनेस का दूसरा नाम एरिथमा होता है। साइट ऑफ इंजरी में वो बनने लग जाएगा। जब एरिथमा हो जाएगा दैट मीन्स कि अब हमारे पास क्या हो गया, जब ब्लड फ्लो बढ़ गया तो दूसरा था हमारे पास प्रोटीन, जो हमारा एक्सोडेट है, अभी हमने इसकी बात की, उसकी लीकेज होने लग जाएगी। उसी से तो पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो आरबीसीज़ का जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो, और उसकी विस्कोसिटी, वो दोनों बढ़ जाते हैं। जब विस्कोसिटी बढ़ जाती है दैट मीन्स कि अब ब्लड स्टेसिस में चला गया है। और जब ब्लड एक पर्टिकुलर जगह पे जाके रुक जाएगा तो वो एरिया हमें कैसा नज़र आएगा, रेड रेड नज़र आएगा। तो चेंज इन वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर लीड्स टू एरिथमा और रेडनेस। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्कुलर चेंज, ये हमने इसके क्लिनिकल साइंस में भी देखा, जो हमारे कार्डिनल साइंस थे। तो ये एक्शन ऑफ मीडिएटर्स रिजल्ट करता है एरिथमा में। इसके बाद हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारे पास रिट्रैक्शन होती है एंडोथेलियल सेल्स की, दूसरी हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी होती है इटसेल्फ, और ट्रांसाइटोसिस। तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी किस किस तरह से बढ़ती है, पहली चीज़ तो रिट्रैक्शन हो जाती है एंडोथेलियल सेल्स की। उसमें क्या होता है, एंडो रिट्रैक्शन होगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा कॉमन और शॉर्ट लिव्ड है और ये ज़्यादातर वेन्यूल्स में हो रहा होता है, मतलब वेन्स में हो रहा होता है। एंडोट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से जो हमारे एंडोथेलियल स्पेसेस है ना, ड्यू टू एक्शन ऑफ मीडिएटर्स, वो जो है ना मतलब ज़्यादा बढ़ जाएंगी, स्पेसेस बन जाएंगी पर्टिकुलरली। और मीडिएटर्स कौन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड्स लीक आउट होने लग जाएगा। जब फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा उसके बाद जो है स्पेसेस खुद ब खुद क्लोज हो जाएंगी और एंडोथीलियम जो है वो रीज्वाइन हो जाएगी। तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी हमारी इस तरह से बढ़ती है इन्फ्लेमेशन में, और वो खुद ब खुद जो है वो स्पेसेस क्लोज भी हो जाती हैं। ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी है, ये कहाँ पे होगी, वेसल्स हमारे पास आर्टरीज़ में, कैपिलरीज़ में, वेन्यूल्स में। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी एंडोथेलियल इंजरी की वजह से भी बढ़ती है, कि कोई नेक्रोसिस हुई और कोई डिटैचमेंट हो गई एंडोथेलियल सेल से, कोई भी ट्रॉमा, इंजरी, कोई भी बर्न वगैरह की वजह से। अगेन सेकेंड लास्ट चीज़ हमेशा लीकेज होती है, और उसके बाद लास्ट में प्रोलॉन्ग्ड या डिलेड रिस्पॉन्स, मतलब जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन में वो चीज़ रिजल्ट कर जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास थर्ड चीज़ जो है वो आ जाती है ट्रांसाइटोसिस। ट्रांसाइटोसिस जो है वो हमारे पास क्या करता है, अगेन यहाँ पे ट्रांसाइटोसिस, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, किसकी हो रही है, फ्लूइड्स की और प्रोटीन्स की थ्रू एंडोथेलियल सेल्स, बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन। इससे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। कौन से चैनल्स, जो VEGF हमारे पास एक वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, उसके रिस्पॉन्स में जो हमारे पास चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। वो क्या कराएंगे, अगेन सेकंड लास्ट पॉइंट क्या होगा, हमेशा वैस्कुलर लीकेज, मतलब वैस्कुलर लीकेज इज़ इक्वल टू इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो जब वैस्कुलर लीकेज हो जाएगी तो दैट वुड लीड टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो इस तरह से हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो 3 तरह से जो है हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। अब छोटे से चेंजेस देखते हैं कि एक तो हम देख लिए वेसल्स चेंजेस आते हैं, वेस्कुलर चेंजेस, उसके बाद हम जो है सेलुलर चेंजेस भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमारे पास कुछ लिम्फेटिक चेंजेस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स और एक्सोडेट जो है ना वो लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारे लिम्फ नोड्स या फिर हमारे जो लिम्फ्स होते हैं, सिर्फ लिम्फेटिक्स, वो इन्वॉल्व हो जाएँ अगर, तो क्या होगा, अगर हमारे पास लिम्फ और लिम्फेटिक्स के पास एक्सोडेट चला गया है तो हमारे पास लिम्फेंजाइटिस करा देंगे। ठीक है, और जो अगर हमारे पास, जिसमें हमारे पास ना वैसे रेड स्ट्रीक्स नज़र आने लगती है लिम्फेंजाइटिस में। लेकिन अगर लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड्स में हमारे पास लिम्फेंडाइटिस करवाने लग जाते हैं। वो लिम्फेंडाइटिस क्या होता है हमारे पास, कि हमारे जो नोड्स होते हैं ना, लिम्फ नोड्स, वो इनलार्ज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम पर्टिकुलरली देखते हैं लिम्फेटिक चेंजेस के अंदर।
वेस्कुलर चेंजेस देख लिए, लिम्फेटिक चेंजेस देख लिए। अब नेक्स्ट हम जो है मूव करेंगे हमारे सेलुलर चेंजेस की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।